हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। आजकल आप टीवी देख रहे होंगे और टीवी में बहुत सारे समाचार के जो चैनल्स हैं उन पर एक ही बात डिस्कस हो रही है कि हमारे एग्ज़ाम्स जो नीट और जी के होने वाले हैं, जेई के, उन्हें हम होने दें या ना होने दें। मैं सिर्फ पोस्टपोन की बात करूँगा, कैंसिल वाला कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता है बगैर इसके कोई एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी को भी एडमिशन अगर लेना है तो ही हैज़ टू गो थ्रू द एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ ये प्रॉब्लम उठी है, लोगों द्वारा उठाई गई है। 25 लाख के करीब बच्चे नीट और जेई में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें से 15 लाख के लगभग नीट में हैं और बाकी 9-9.5 लाख के बच्चे जेई में। अब यहाँ ये सवाल जो आज हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे वो ये था कि नीट और जेई के संबंध में कुछ रीज़न हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि इसे पोस्टपोन किया जाए या ना किया जाए। तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स which are affecting the conduction of these two exams। यहाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यही दो एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए हमने डिस्कशन का फोरम खोल रखा है। बहुत सारे और भी एग्ज़ाम हैं जो होने वाले हैं, जो 12th के पास करने के बाद ही होते हैं, जैसे एनडीए का एग्ज़ाम, या जो बीएससी के बाद होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, सीडीएस का एग्ज़ाम, या और भी बहुत सारे छोटे छोटे, या हमारे यूपी का एग्ज़ाम ले लीजिए तो यूपी एसईई भी अभी नहीं हुआ है और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। इन सारे एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे इसी डिस्कशन को देख रहे हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कोरोना। ये जो कोरोना वायरस है, ये फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, जब एक कोरोना पेशेंट आया था इंडिया में, उसके बाद से इसका रेट ऑफ इंक्रीज़ बढ़ा है, घटा नहीं है, डिस्पाइट सो मैनी प्रिकॉशंस टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, ये बढ़ा ही है। तो कोरोना एक ऐसा रीज़न है, अकेले में एक ऐसा रीज़न है जो इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है कि हम इस एग्ज़ाम को होने दें या ना होने। हम मतलब सरकार। तो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोरोना जब आया, मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, उसमें हज़ारों लोगों का इधर से उधर पलायन हुआ। उसके बाद लॉकडाउन को मजबूरन खोलना पड़ा, ढील देनी पड़ी। उसके बाद भी और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई कि हमें कोरोना को नेगलेक्ट करना पड़ा। हमें मतलब सरकार। तो सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे बनाए जिससे कि देश रुके नहीं कोरोना की वजह से। तो आपने भी महसूस किया कि देश जो स्टैंड स्टिल हो गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो मई ऑनवर्ड फिर से चलने लगा। और आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना के जो प्रिकॉशंस थे, जो स्ट्रिक्टली एडहेयर किए जा रहे थे लोगों द्वारा, वो प्रिकॉशंस भी धीरे धीरे लीनियंट हो गए, उनमें लिबर्टी लोग लेने लगे। आज मुझे लगता है कि जो लोग पहले बहुत स्ट्रिक्टली मास्क का और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते थे, आज वो कैजुअल हो गए।
तो मैं केवल तथ्य रख रहा हूँ जिसमें निर्णय आपको लेना है कि किधर जाना है, पोस्टपोन होना है कि नहीं होना है। तो कोरोना में सबसे बड़ी जो डर है, जो इस समय टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा है, वो ये है, या लोग बोल रहे हैं, वो ये है कि साहब हमारे बच्चों को कोरोना हो सकता है। नो डाउट कुछ परिवारों के बच्चे अभी भी एक्सपोज़र नहीं मिला है उन्हें बाहर का, उनका एनवायरनमेंट घर का इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बाहर नहीं गए हैं, और जब वो बाहर जाएंगे तो दे मे कॉट द इन्फेक्शन ऑफ कोरोना। यहाँ मैं 2 पॉइंट ये रखना चाह रहा हूँ कि उन बच्चों को कोरोना एक्सपोज़र नहीं हुआ है, ये बात अप्रैल मई तक तो सही थी, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ा सा कमी आ गई है। क्यों? हम ये नहीं मान सकते कि वो बच्चे दे आर susceptible to coronavirus infection only during the examination hours or during the transportation। जब वो अपने घर से जाएंगे एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम देंगे तभी उनको कोरोना होने की संभावना होगी। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के फैमिली वाले मार्च से आज तक घर में ही हैं। मेरा मतलब है कि ना तो उनमें से कोई बाहर गया है, ना किसी को उन्होंने घर में अंदर आने दिया है। ऐसी स्थिति नहीं है किसी की भी, किसी इंडिया के किसी भी घर में नहीं होगी, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है। लोगों को अपना कामकाज करना, आपके घर में मेड आती होगी, आपके घर से मम्मी पापा या मम्मी या केवल पापा घर जरूर बाहर ज़रूर जाते होंगे। आपके बड़े भाई, छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो भी मोहल्ले में बाहर निकलते ही होंगे। तो मैं नहीं समझता कि हमें इस पॉइंट पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि बच्चे केवल एग्ज़ाम देने जाएंगे तभी कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन आने का सिर्फ एकमात्र वही जरिया नहीं है कि कोरोना ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल ही आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता है। तो जहाँ पर जिन परिवारों में बाहर आना जाना शुरू हो गया है, वो बच्चे या वो अभिभावक खुद ही समझ रहे होंगे कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो बाहर आना जाना कर रहे हैं, हाउ स्ट्रिक्टली दे आर फॉलोइंग द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस। तो यहाँ हम इस पॉइंट पर भी सोचें कि हम सिर्फ इसीलिए पोस्टपोन न करें कि साहब कोरोना हो जाए। नो डाउट कि देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के मरीज निकल रहे हैं रोज़, तकरीबन 70,000। वो मरीज कहाँ से निकल रहे हैं, कौन निकल रहे हैं? आप देखिए तो आपके मोहल्ले में भी आपको मालूम होगा कि कितने कोरोना पेशेंट, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके शहर में कितने हैं, या जितने भी हैं उनसे अभी तक आप अछूते कैसे हैं। तो कोरोना बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी तक आपके घरों में नहीं पहुंचा है। कुछ घरों में जहां पहुंचा है, उसके लिए ज़रूर मेरे विचार से ये होना चाहिए था कि जिन लोगों की तबीयत ख़राब है या जिनके घरों में कोरोना पॉजिटिव पर्सन्स हैं, उन्हें ज़रूर इस एग्ज़ाम से रिफ्रेन करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए सरकार को ज़रूर ये करना चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को जिनके घरों में कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, उनको हम एक एडिशनल चांस और देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे IIT 2 ही बार दे सकते हैं, तो अगर ऐसा बच्चा है
जिसके पास प्रूफ है कि हमारे घर में कोरोना पॉजिटिव केस हाल ही में आया है और जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता, आई एम स्टिल इन क्वारंटाइन, तो वहाँ हमें सरकार से ये अपील करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को थर्ड टाइम भी वो चांस, यानी एक एडिशनल चांस और दें और ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाना चाहिए। तो कोरोना इटसेल्फ इज़ ए स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ, इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मार्केट में और पब्लिक प्लेसेस पर कोई इतना ज़्यादा एहतियात अब नहीं बरत रहा है। फिर भी कोरोना किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। जिसको नहीं भी हो रहा दिख रहा है उसको अब सरकार कह रही है कि सिम्टोमेटिक नहीं है। तो इट मीन्स कि थोड़ी थोड़ी इम्यूनिटी हम सब में है। हो सकता है हम सबको कोरोना हो करके ख़त्म हो गया हो, हमें मालूम ही न चला। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है सेंटर्स का। देखिए, सेंटर भरा था, नो डाउट, तब कोरोना नहीं था, तो हम सबको अपने मन के ही सेंटर मिलते हैं। ऐसा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है अनलेस अनटिल कि कोई भ्रष्टाचार, करप्शन का मामला ना आ जाए। नहीं तो सरकार आप जो चूज़ करते हैं वही सेंटर आपको देती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि साहब हमारे सेंटर, क्योंकि जो आदमी जहाँ उसने मांगा था वहीं उसको दिया गया है। अब इसमें दूसरा एंगल आता है कोरोना का कि चूँकि वो जहाँ से उसने फॉर्म भरा था, जहाँ उसने प्रपोज़ किया था कि हम इसी सेंटर में रहेंगे, हमारा मन है, वहाँ से उसे फोर्सली वहाँ से हटना पड़ा है। जैसे कोटा में जो बच्चे थे वो अपने अपने घरों को चले गए, डेफिनेटली उन्होंने कोटा ही सेंटर दिया होगा। दिल्ली में जो कोचिंग कर रहे थे वो अपने अपने घर चले गए, उनको भी दिल्ली में ही अपना सेंटर दिया होगा। ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर गांव से बच्चे और अगल बगल के छोटे शहरों से बच्चे आए थे, उन्होंने डेफिनेटली वहीं का सेंटर दिया होगा। तो सेंटर भी बढ़ाया जा सकता है। इसको एक बार और आपसे मांगा जा सकता है कि अब आप और एक अपना प्रेफरेंस दे दीजिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि करीब 1.5 लाख लोगों ने अपने सेंटर बदल लिए, सेंटर की संख्या भी सरकार कह रही कि हम बढ़ा रहे हैं। सेंटर पे पहुंचना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, जिसके लिए दूरी के हिसाब से लोग अपना प्लानिंग करते हैं। कोई एक दिन पहले जाता है, कोई अर्ली मॉर्निंग निकलता है, और बहुत से लोगों का, मेजॉरिटी बच्चों का जो सेंटर है बड़े शहरों में जो कि कोचिंग के सेंटर्स हैं, वहाँ ज़्यादातर बच्चों के लिए वो वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता है। तो सेंटर की बात मेजॉरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि उनका सेंटर 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर है। ऐसा भी नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है, हवाई जहाज़ भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, ये बात अलग है। तो ये हो सकता है कि हम सेंटर के लिए पूल कर लें गाड़ी, या हम सरकार से अपील करें गाड़ी पूल करने से पहले कि आप उस दिन स्पेशल ट्रेन चला दें, स्पेशल बसेस चला दें हर जगह से सेंटर्स के लिए। जैसे ये तो स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा कि जहाँ पे स्टेट में उसके सेंटर्स हैं वो अपने स्टेट के हर कोने से एक दिन पहले से, यानी 24 आवर्स पहले से बसेस चलाना शुरू करें, और ये उन बच्चों को ही उन बसेस में ट्रैवल करने दें जिनके पास एडमिट कार्ड हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे भी किया जा सकता है। फिर आता है कि नेचुरल डिज़ास्टर की स्थिति इस वक्त देश के कुछ कोनों में है, फ्लड्स हैं और दूसरे अन्य डिज़ास्टर तो इस वक्त नहीं है। मेजर जो है वो फ्लड और रेन है, एक्सेसिव रेन है। लेकिन मुझे लगता है कि 11 सितंबर है या
1 से 6 सितंबर के बीच में है। इसमें कुछ ऐसा वेदर ज़रूर चेंज होगा कि फ्लड की पोजीशन हो सकता अच्छी हो सके, नहीं भी अच्छी हो सके तो भी जिनको एग्ज़ाम देना है वो कोई ना कोई तरीका उनको मिल जाएगा। सरकार उनको किसी न किसी तरीके से रिट्रीव करेगी ऐसे इलाकों से जहाँ से वो आ सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो कंसिडर करना चाहिए। फिर उसके बाद आती है फैमिली। देखिए, फैमिली में मेजॉरिटी फैमिली, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत सारी हैं और ज़्यादातर बच्चे, इन्हीं के बच्चे जो हैं वो इन एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्योंकि बड़े घरों के बच्चे, उनके लिए जो बिज़नेस फैमिली है उनके लिए तो बिज़नेस है ही है, उन्हें मालूम रहता है कि हाँ हम बैठ भी जाएंगे तो भी हमें अपने घर का बिज़नेस संभालना है। लेकिन जहाँ पर सर्विस ही एकमात्र लाइवलीहुड का सहारा हो, वहाँ पर बच्चे और फैमिली जो है पूरे जी जान से इस प्लानिंग में लगे रहते हैं कि कैसे हमारे बच्चे का जल्दी से जल्दी एक फ्यूचर जो है स्टेबलाइज हो जाए, फिक्स हो जाए, सिक्योर हो जाए कि हम क्या कर दें। तो फैमिली का आप सोचिए कि जिस फैमिली ने पिछले साल जुलाई में या जून में या इवन अप्रैल में ही शुरू हो जाते हैं बैचेस, एडमिशन कराया होगा और बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख रुपया एटलीस्ट, अगर आप लॉजिंग फैसिलिटी नहीं लेते हैं तो 1.5 लाख रुपया है, और अगर आप लॉजिंग फैसिलिटी वगैरह लेके कोटा वगैरह भेजते हैं तो 4 से 5 लाख रुपया खर्च होता है। दिल्ली में भी भेजते हैं तो भी खर्च होता है। IFITG वगैरह के आप फीस जानते हैं। तो बच्चा तेज होने के बावजूद फाइनेंशियली अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फैमिली पे बहुत प्रेशर है। तमाम फैमिलीज़ ने पेट काट करके पैसे इकट्ठे किए होंगे, उधार लिया होगा, उनका एक सपना रहा होगा कि मेरा बच्चा मई आते आते तक सेटल हो जाएगा रिज़ल्ट आने के बाद। बच्चों का भी अपना एक रहा होगा, तो उनकी भी हमें देखनी है कि फैमिली पर क्या गुजर रही है। फैमिली नो डाउट प्रोफेशन से ज़्यादा बच्चों की चिंता करती है कि बच्चे को हमारे कोरोना ना हो, लेकिन फैमिली ये खुद भी देख रही कि हम खुद ही बच्चों को कोरोना ना होने दें, इसके लिए क्या प्रिकॉशन रख रहे हैं। हम तो अब उतने स्ट्रिंजेंट मेज़र अपना नहीं रहे हैं कि बाहर से कोई सामान आया तो पहले उसको धो, उसको धूप में रखो, उसको सैनिटाइज करो। अब कुछ नहीं है ऐसा, मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है। अब लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो कोरोना है, जब हो जाएगा तो देखा जाएगा, और नहीं हो रहा तो कोई बात ही नहीं। तमाम ऐसी प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स आ गई हैं, सो कॉल्ड, प्रूव नहीं है कि प्रिकॉशनरी हैं कि नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में तमाम ऐसी मेडिसिन्स हैं, एलोपैथिक में भी एवरमेक्टिन टाइप की ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसका उपयोग लोग कर रहे हैं। मे बी उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है इन दिनों, क्योंकि जो नॉर्मल भी सर्दी खांसी बुखार हुआ करता था लोगों को मोहल्ले में, वो भी अब नहीं दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न है कि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं से बढ़ी है। लोगों ने काढ़ा वगैरह ये घर में पीना शुरू कर दिया है, अच्छी डाइट लेनी शुरू कर दी है, तो इसलिए वो थोड़ा सा जो है अब मतलब अटेंशन उनका ख़त्म हुआ है थोड़ा सा कि हमको कोरोना होगा कि नहीं होगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कोरोना से अपना अटेंशन हटाते हैं तो हमें फिर रोजी रोटी की, चूँकि लोअर मिडिल क्लास में रोजी रोटी की ही चिंता ज़िंदगी भर होती है, इसलिए उसकी चिंता फिर सामने आ जाती है। बहुत सारे माँ बाप के एक ही बच्चा है, बहुत सारे के तो कई बच्चे हैं, उन्हें सबका देखना है, तो वो डोल ड्रम्स में हैं, अभी उन पर प्रेशर है, वो क्या करें क्या नहीं करें, एक इस बात का भी हमें कंसिडर करना चाहिए। लास्टली जो साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट है, एग्जामिनी है, उसकी साइकोलॉजी पर अभी कोई नहीं बहस कर रहा है। एक जनरल आंकड़ा ऐसा है, जनरल आंकड़ा है, अभी ऐसा किसी सर्वे ने इसको कोई प्रूफ नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा है कि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, चाहे वो
मतलब जहाँ पर सीट 1000 से ज़्यादा है, उसमें जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं या जितने कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, चाहे वो बड़े एग्ज़ाम्स हो, उसमें से आधे नॉन सीरियस होते हैं। ये बिल्कुल जनरल एक इम्प्रेशन है। कोचिंग सेंटर्स का भी आप जाके पता लगा लीजिए कि जो बच्चा पढ़ने आया है उसमें से 50% बच्चा पढ़ने नहीं आया है। वो नो डाउट वो बच्चा कोशिश करता है पढ़ने की, मगर वो उतना सीरियसनेस नहीं दे पाता है। तो 50% बच्चे तो नॉन सीरियस होते हैं। उनमें से भी जितने भरे हैं उसमें से 15-20% बच्चे एग्ज़ाम ही नहीं देते। बाकी जो बचते हैं उसमें से भी आधे जो हैं वो होते हैं कि साहब ने भर तो दिया है लेकिन मैं अगली बार मेहनत करके दूंगा, इस बार तो मैंने मेहनत नहीं करी है, ऐसा सोचने वाले 50% बच्चे होते हैं। फिर जो 50% बच जाते हैं वो मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल फैक्टर, ड्यू टू सम सोशल फैक्टर, ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसमें से भी आधे बच्चे अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाते। तो अब 25% ही बच्चे रह गए। तो 2.5 लाख बच्चे, मान लीजिए 10 लाख बच्चे थे, तो अब 2.5 लाख बच्चे रह गए। इन 2.5 लाख बच्चों में से 50,000 ऐसे बच्चे होते हैं, यानी इसका भी 20%, 50,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो वाकई में तेज होते हैं और अपने स्कूल के टॉपर्स होते हैं। पूरे इंडिया में अगर आप बात करें तो 50,000 ऐसे बच्चे होंगे जो इंडिया में जितने भी स्कूल हैं उन सब के टॉपर्स हैं, और उन टॉपर्स में पिछले साल के ड्रॉप आउट्स भी जुड़ जाते हैं। जिन्होंने पहले साल एग्ज़ाम दिया नहीं हो पाए, अब वो बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कुल मिला करके अगर आप देखिए तो 50,000 से 75,000 या इवन 1 लाख बच्चे सीरियसली इसके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी साइकोलॉजी पर कोई डिस्कशन नहीं है। ये एग्ज़ाम आज ही नहीं टलने की बात हो रही है, पहले भी टलता रहा है। और हमेशा ये पाया गया है कि जब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ही सीरियस बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि पढ़ना इतना आसान नहीं है, उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो जब कंसंट्रेशन इतना बना हुआ है तो जो तेज़ बच्चा है वो पूरी मेहनत करता है, 14 घंटे और 16 घंटे पढ़ता है, हमेशा उसी सोच में रहता है कि मुझे ये विषय पढ़ना है, पढ़ा हुआ है मैंने, ये टॉपिक है, इसका इंटर रिलेशन क्या है, इसका जो है डिटेल्स क्या है। उसको जब अपने एफर्ट को देने का जब मौका नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में जाने की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि आप 16 घंटा 2 महीना पढ़ लेंगे, 8 महीना थोड़ा पढ़ेंगे, और बिल्कुल दुनिया से कट करके और एकदम पढ़ाई में डूबे रहेंगे तो 1 महीना डूब सकते हैं आप एग्ज़ाम से ठीक पहले। जब आप फाइनली रिवाइज करते हैं तो आप बिल्कुल दुनिया से कट जाना चाहते हैं, एकदम कोई आवाज़ कान में ना जाए, ना हमें कुछ दिखाई दे। तो ये इस स्थिति को प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यही स्थिति प्रोलॉन्ग हो रही है। 14 लाख में से 12 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा जोर है, लेकिन जो फाइनली सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्योंकि 12 लाख में जो बच्चे शोर मचा रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं। क्योंकि जो तेज़ बच्चा है वो चाहता है कि मेरा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जिससे कि मैं एग्ज़ाम दे करके और मैं फ्री महसूस करूँ। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है कि जो तेज़ बच्चा है, जो बिल्कुल सीरियसली अटैच्ड है, जो माँ बाप परेशान है कि मेरा बच्चा लगातार पढ़ता ही जा रहा है, अपनी सेहत की भी चिंता नहीं कर रहा है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एग्ज़ाम हो जाए। वो बाद में ये भी तैयार हो जाते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, रैंकिंग देखी जाएगी, बट इतना स्ट्रेस है बच्चे पर, उस स्ट्रेस को माँ बाप चाहते हैं कि हट जाए। तो हमें इस बात की भी जो है कंसिडर करना चाहिए
कि जब हम किसी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए कह रहे हैं तो ऐसे बच्चों का जो वाकई में सेलेक्ट होने वाले हैं, जो वाकई में पढ़ रहे हैं, जो वाकई में टॉपर हैं, इंटेलिजेंट हैं, डिलीजेंट हैं, उनको हम कैसे रिलीफ दें। क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि जब एग्ज़ाम में 2 पेपर्स के बीच में 2 दिन से ज़्यादा गैप हो जाता है तो आप 2 दिन के बाद वाले दिनों में नहीं पढ़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 दिन का गैप है तो आप पहले 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, उतना कंसंट्रेशन होगा ही नहीं, ये होगा कि अभी कल पढ़ लेंगे, अभी कल पढ़ लेंगे। तो 2.5 दिन का गैप यानी 2 दिन और एक आधा दिन और 2.5 दिन का गैप एडिक्वेट माना गया है। तो आप ये समझे कि साहब पोस्टपोन करने पर हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, वो फैक्टर यहाँ पर कंसिडर करने लायक नहीं। दूसरा ये है कि हाँ, पोस्टपोन किया जा सकता है अगर सरकार ज़्यादा सेंटर न बना पा रही हो, ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति को न बहाल कर पा रही हो या आपको मुहैया करा पा रही हो, और सैनिटाइजेशन वगैरह की, ग्लव्स, मास्क वगैरह की नहीं इंतज़ाम कर पा रही हो, तो निश्चित रूप से उसे पोस्टपोन करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसी बात पे पोस्टपोन नहीं हो सकता है कि वहाँ से कोरोना हो ही जाएगा, क्योंकि कोरोना होने के और बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हुए हैं। कोरोना अभी भी प्रेजेंट है, उतना ही खतरनाक रूप से आपके घर के दरवाजे के बाहर है जितना कि उस दिन होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ये बात जो मैंने पॉइंट्स गिनाए कि कोरोना है, सेंटर है, ट्रांसपोर्टेशन है, नेचुरल डिज़ास्टर है, फैमिली है, साइकोलॉजी है बच्चे की, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही आप इस बात को डिसाइड करें कि सरकार को इस एग्ज़ाम को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। इसमें बस एक ही पॉइंट और मैं जोड़ूंगा कि सपोज़ कीजिए ये साल 0 ईयर हो जाए, 0 सेशन हो जाए, अगली बार सीट तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो कैपेसिटी है मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ नहीं सकता है। अगर उनकी लेबोरेटरी में 60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है तो वो 60 ही रहे। तो चूँकि सीट नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगले साल जो लोग इस साल 11th में हैं वो और आ जाएंगे, पिछले साल आप भी रहेंगे, वो भी आ जाएंगे, तो आपके आने का परसेंटेज 50% हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे ही एक तेज बच्चा और आ गया, तो अगर ये 0 सेशन होता है तो कंपटीशन डबल हो जाएगा। इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना है। और अगर हम देर करते जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार कहेगी कि आपके सेशन को वो स्क्वीज करे, छोटा करे। छोटा करने का मतलब है कि जो चीज़ आप सीख सकते हैं उसमें कटौती हो जाए, सिलेबस में कटौती हो जाए, तो आप कम सीखेंगे। तो जब आप कम सीखेंगे तो दुनिया में आप कॉम्पिटिटिवली पीछे रह जाएंगे उन बच्चों से जो फुल सेशन को पढ़ के आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा, आशा करूँगा कि आप बच्चे और आपके पेरेंट्स मेरी बात को फिर से सोचें और डिसीजन लें, खुद ही सोच के कि इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना है या नहीं करना है। और मैं चाहूँगा कि जब आप मेरे पॉइंट्स पर बैठ के शांति से अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ जब डिस्कस करें, तो जिस डिसीजन पे पहुँचे मुझे आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप पोस्टपोन कराना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, जिससे कि मैं अपने लेवल से इस बात को और ऊपर पहुंचा सकूं। थैंक यू।